हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फिर इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड सेकेंड ईयर की जो बुक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 5। और टॉपिक हमारा रहेगा क्या, एनसीएफ विजन। एनसीएफ का क्या विजन रहा, एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब एनसीएफ क्या चाहता था, उसका क्या नज़रिया था किसको लेकर, असेसमेंट फॉर लर्निंग को लेकर। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि भाई ये एनसीएफ क्या है। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि आपकी एनसीईआरटी की टीम है ना, वो उसका काम क्या है, उसका काम है एडवाइस करना, गवर्नमेंट को असिस्ट करना, ताकि कुछ पॉलिसीज़ बनाई जा सके, इम्प्लीमेंट हो सके कहाँ पर, एजुकेशन की फील्ड के अंदर। और पर्टिकुलरली इनका जो स्ट्रेस है वो किस पर रहता है, स्कूल एजुकेशन पर रहता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक तरह का ग्रुप है जो हमारा इस काम में मदद कर रहा है। इस तरीके से मतलब बहुत सालों हो चुके हैं कि एनसीईआरटी इस चीज़ में है, तो वो एक फ्रेमवर्क देता है ताकि गवर्नमेंट उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को माउल्ट कर सके, उस ढांचे में डाल सके। ढांचा देता है वो ढांचे को हम फ्रेमवर्क कहते हैं। और फ्रेमवर्क मतलब आपका कौन सा फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो पूरे नेशन में वही चल रहा है। एक तो ताकि सभी जगह एक जैसी चीज़ें फॉलो हों, उसने एक ढांचा दे दिया, उस तरीके से हमें एजुकेशन सिस्टम को कान में लाना है। तो एनसीएफ एक बेसिस प्रोवाइड करता है। मैं अगर 2005 के एनसीएफ की बात करूं तो एक बेसिस प्रोवाइड करता है किसके लिए, कुछ चेंजेस के लिए जो एजुकेशन सिस्टम में लाने ज़रूरी थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कब 2008 जुलाई में उसका रिव्यू हुआ और उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आए। अब रिव्यू चेंजेस कब आते हैं, जब हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है सिस्टम के अंदर, और कौन सी चीज़ को बदल देने से हमारे सिस्टम में काफ़ी सुधार आ सकता है। तो इसी तरह से एनसीएफ ने एक बेसिस दिया। उसका मेन जो बेसिस होता है आधार, मतलब आप कभी भी कोई काम करते हैं तो आप कुछ आधार लेकर काम करते हैं। आपके मन में कोई चीज़ विचार होते हैं जिनको आपको होता है कि उन्हें तो हमें पूरा करना ही करना है, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना ही रखना है जब मैं कोई भी काम कर रही हूँ। लाइक मैं करिकुलम डिज़ाइन कर रही हूँ तो मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं जो रहेंगी ही रहेंगी, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, या कोई भी टीचिंग मैथड लगाने से पहले, या करिकुलम के अंदर कोई भी चैप्टर इंक्लूड करने से पहले, या किसी भी चीज़ के लिए। तो हमारा यहाँ पर पहला बेसिस क्या है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए था, वो था लिंकिंग द स्कूल नॉलेज विद द चाइल्ड्स आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस। मतलब बच्चे की स्कूल की नॉलेज को उसके स्कूल से बाहर के एक्सपीरियंस से लिंक करना सबसे मेन बेसिस रहेगा ये करिकुलम का। तो मतलब उसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा, उस फ्रेमवर्क में ये बोला कि जो बच्चे की स्कूल की नॉलेज है वो उसके आउट ऑफ स्कूल से लिंक्ड होनी चाहिए। बच्चे को ऐसा फील ना हो कि स्कूल के बाहर कुछ और दुनिया चल रही है और स्कूल में उसकी कोई और दुनिया चल रही है। वो लिंक कर पाए अपनी हर पढ़ाई को अपने स्कूल के बाहर के एक्सपीरियंसेस से। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो हम वो टॉपिक्स इंक्लूड करना चाहेंगे अपने करिकुलम के अंदर जो उस एज में बच्चा एक्सपीरियंस करता है, राइट। उसके बाद डिस्करेजिंग द रोट लर्निंग। अब इसका क्या मतलब है, रोट लर्निंग होता है रट्टे वाली, रटत विद्या। अब पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था कि बच्चे को आंसर्स रटवा दिए गए, याद कर लिए उसने, वो लिखाया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर फोकस नहीं होता था। बच्चे ने कितना याद किया, यानी मेमोराइजेशन पर काम हो रहा है, मेमोराइजेशन ही चेक की जा रही है। तो रोट लर्निंग को डिस्करेज करना, और डिस्करेज रोट लर्निंग तब हो पाएगी जब आप आउट ऑफ द बॉक्स चलेंगे, आउट ऑफ द कंटेंट चलेंगे, आउट ऑफ द सब्जेक्ट चलेंगे, आउट ऑफ द चैप्टर चलेंगे, आउट ऑफ द स्कूल चलेंगे, राइट। मतलब आपने बच्चे को पढ़ा दिया, अब थोड़ा उसे खुद भी इमेजिन करने के लिए दिया जाए, मतलब एज इट इज़ वही क्वेश्चंस ना पूछे जाएं जो आपने उन्हें क्लास में करवा दिए हैं। तो डिस्करेज करना है रोट लर्निंग को और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। उसके बाद
स्कोप ऑफ क्लासरूम को ब्रॉड करना, मतलब वो टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड चला जाए, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे, टेक्स्ट बुक से बाहर को जाए। जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो टेक्स्ट बुक तो बच्चे के पास भी है, टेक्स्ट बुक में से एग्जैक्ट आपको नहीं पढ़ाना है, आपको टेक्स्ट बुक से बाहर जाना है थोड़ा। अगर आप थोड़ा टेक्स्ट बुक के बाहर जाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होगा, मोटिवेटेड फील करेगा टेक्स्ट बुक से बाहर जाने के लिए। इसी तरह जब वो एग्ज़ाम्स उसके आएंगे तब भी वो टेक्स्ट बुक से बाहर पढ़ेगा, अगर आपने भी उसे पढ़ाया होगा। आप ही प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चले जा रहे हैं तो बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। देन इज मेकिंग द एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल। अब एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल बनाने का मतलब क्या है? देखो, हर बच्चा हर मतलब एक तरीका हर बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे वो पढ़ाने के लिए बोलो चाहे एग्जामिन करने के लिए बोलो। कुछ बच्चे होते हैं ओरल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं रिटन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं नॉलेज होती है बट वो कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे होते हैं मतलब याद करके लिख आते हैं पर उनकी नॉलेज नहीं होती। सो डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो हर तरह के बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा हो, इतना वीक हो बेस उसका, कि वो हमारे सिर्फ रोट लर्नर्स को सेलेक्ट कर पाए, बाकी किसी को भी सेलेक्ट ना कर पाए। क्लियर? तो ये हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने बेसिक चेंजेस बताए जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने चाहिए। तो कुछ हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, यानी करिकुलम को बनाते समय इस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चेंजेस आ जाए। अब और क्या कंसर्न थे फ्रेमवर्क को लेकर? एनसीएफ के क्या कंसर्न थे? फाउंडेशन यानी नींव कैसी रखी जाएगी हमारे एनसीएफ की? कुछ इस तरह का हमारा एनसीएफ यानी करिकुलम हमारा होना चाहिए कि वो किस में हेल्प करे? एक कोहेसिव सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प करे, जो किसके पिलर्स पर खड़ी हो? इक्वालिटी के और एक्सीलेंस के। सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, समान उनको लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाएं, और उनके साथ जब एग्ज़ाम उनका लिया जा रहा है तो भी उनके साथ इक्वालिटी रखी जाए। रेलेवेंस मतलब आप रिलेट कर पा रहे हैं बच्चे जहाँ पर अपनी स्कूल एजुकेशन को बाहर की एजुकेशन थे। तो इस तरह की सोसाइटी बिल्ड करनी है जो इन खंभों पर खड़ी हो। और कब हम इस तरह की सोसाइटी को ऐसे मतलब जो जुड़ी रहे सोसाइटी को, ऐसे का मतलब होता है एक साथ रहना। एक साथ तब रह पाएंगे जब इक्वालिटी होगी और एक्सेलेंस होगी और प्लस रेलेवेंस होगा, रिलेटेड चीज़ें बच्चे पढ़ेंगे। तो ये सबसे मेजर कंसर्न थे किसके? एनसीएफ के। दूसरा कंसर्न क्या था? इंटीग्रेटिंग द इंडिजिनियस नॉलेज, मतलब हर नॉलेज को साथ में लेकर चलना, सबको अलग अलग नहीं। एक होता है आप मैथ पढ़ा रहे हैं अलग, साइंस पढ़ा रहे हैं अलग, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं अलग, हिंदी पढ़ा रहे हैं अलग, किसी भी सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट से कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। दूसरा होता है इंटीग्रेट करके चलना, मतलब आप सभी सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंस बता पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेट करना। अब जो बच्चे हर अलग अलग चीज़ों से नॉलेज ले रहे हैं वो किस तरह आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हमारा एनसीएफ का कंसर्न था। तो करिकुलम हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि हम बच्चे को इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव से नॉलेज दे सकें। उसके बाद हमारा नर्चरिंग अ सेंस ऑफ प्राइड। इसका क्या मतलब है? मतलब बच्चों के अंदर इंडिया के लिए एक मतलब शान वाली भावना हो, पेट्रियाटिज्म आए, मतलब देशभक्ति आए, है ना, और उनके अंदर एक स्पिरिट रहे, एक जज्बा रहे किसके लिए? अपने देश के लिए। तो वो भी हम स्कूल एजुकेशन से ही बच्चों के अंदर ला सकते हैं। इसका मतलब हमारे करिकुलम में इस तरह की चीज़ें भी आनी चाहिए जो कि बच्चे को उसके नेशन के लिए प्राइड, एक मतलब क्या कहते हैं, हम अपनी चीज़ के लिए क्या होता है, प्यार होता है, जज्बा होता है, वो डेवलप कर पाए नेशन के लिए।
उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी यूनिवर्सल हो जाए, यानी सबको समान एजुकेशन मिले और लाइफ स्किल से एजुकेशन लिंक्ड रहे। यूनिवर्सलाइज तो हो ही, साथ ही साथ लाइफ स्किल यानी ज़िंदगी में कौन कौन से स्किल्स की इम्पॉर्टेंट है जीवनचर्या को चलाने के लिए, वो स्किल्स भी हमारे एजुकेशन के अंदर आए। और हर स्टेज पर वैल्यू डेवलपमेंट पर पूरा फोकस किया जाए, यानी हर क्लास के बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप हो और चाइल्ड को ये माना जाए कि वो नॉलेज का कंस्ट्रक्टर है, यानी ज्ञान का मतलब ज्ञान बनाने वाला है। और ज्ञान वो कब कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, जब उसको फ्रीडम मिलेगी सोचने की, थिंक करने की, और उसमें रटत विद्या वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो हमें क्या करना है, चाइल्ड को क्या समझना है, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज समझना है। इस और करिकुलम का लोड भी कम करना है, बच्चे पर लोड ज़्यादा ना हो, फ्री रहे थोड़ा, ताकि वो अपनी इमेजिनेशन पर, अपने थॉट्स पर, अपने आइडियाज़ पर काम कर सके। ठीक है, अब ये सब ठीक है, करिकुलम का फ्रेमवर्क क्लियर हो गया, क्या क्या उसके कंसर्न थे, क्या क्या चीज़ें उसको दिक्कत कर रही थी, जो कि NCF 2005 निकाला गया। अब एग्ज़ाम रिफॉर्म्स में बदलाव लाने की क्या ज़रूरत थी। ये देखिए, एग्ज़ाम ही हमारे बच्चे को रट्टू तोता बनाते हैं या एग्ज़ाम ही हमारे बच्चे को समझदार बनाते हैं। अगर हम सिर्फ एक पेपर पेन टेस्ट पर बच्चे को जज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा रोट लर्निंग की तरफ ही बेंड रहेगा। उसकी जगह अगर हम कुछ नए आइडियाज़, क्योंकि डिफरेंट लर्नर्स डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं और टेस्ट भी डिफरेंट तरीके से दे पाते हैं, तो एक ही मोड यानी एक ही पेन पेपर टेस्ट मोड नहीं होना चाहिए बच्चे को एग्जामिन करने का। देयर शुड बी मोर टेस्ट, लाइक ओरल टेस्ट, लाइक ओपन बुक टेस्ट, लाइक डिस्कशन, लाइक प्रोजेक्ट वर्किंग, जहाँ लाइक ग्रुप वर्किंग। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम बच्चे की और क्वालिटीज़ को भी एग्जामिन कर पाएँ, सिर्फ उसकी रोट लर्निंग पर फोकस्ड ना रहे। तो इसका मतलब हमें क्या इनकरेज करने चाहिए, डिफरेंट मेथड्स इनकरेज करने चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर बच्चे से कि हर बच्चा एक ही तरीके से सीखेगा, एक ही तरीके से टेस्ट देगा। ठीक है, अब तो मतलब बोर्ड में भी बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने हर स्किल को दिखाने की। तो एग्ज़ाम रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले टू गेट इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अगर हम अलग अलग तरीके एग्जामिन करने के लिए यूज़ करेंगे तो बच्चे भी इनोवेटिव माइंड से उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स मिलेंगे उन बच्चों के अंदर। बच्चे हमारे नॉलेज के क्रिएटर थे, उन्हीं से ही हमें नई चीज़ें मिलेंगी ना। एंड हमें क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, तभी हम एग्ज़ाम में रिफॉर्म चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पुराने टाइम का कैसा चलता आ रहा है, जो पढ़ा दिया वही क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन हमें इनोवेट करना है। लाइक आपने अभी देखा केस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजनिंग होती हैं। ये बच्चे की बिल्कुल एकदम डीप नॉलेज को चेक करते हैं, स्किल्स को चेक करते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, साथ में हमें क्या करना है, एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल बनाना है। मैंने आपको अभी बताया कि एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए, ताकि बच्चा कैसा भी हो हम उसके हर पार्ट को एग्जामिन कर पाएँ, राइट। और इससे क्या होगा, बच्चों का एग्जाइटी लेवल भी रिड्यूस होगा। ये नहीं कि एक पेन पेपर टेस्ट उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मतलब अगर उनके उस पेन पेपर टेस्ट में वो किसी भी रीज़न से, सो एंड सो रीज़न से नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि बच्चा बहुत अच्छा होता है पूरे साल के दौरान, पर एग्ज़ाम में वो किसी कारण से अच्छा नहीं कर पाता है। इसका मतलब उस पे स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ जाएगा कि सिर्फ एक पेपर उसकी पूरी लाइफ को डिसाइड कर रहा है। और वहीं पर अगर मैं मल्टीपल टेस्ट ऑप्शंस दूंगी, जहाँ पे मैं साल के दौरान प्रोजेक्ट वर्क्स लूँगी, फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स लूँगी, तो जब मल्टीपल एग्ज़ाम्स देकर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा तो उसको स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगा। और हम एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही एक रिलायबल सिस्टम बनाएंगे एग्ज़ाम का, ताकि जिस पर विश्वास किया जा सके हम बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक कर पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट स्टार्ट हुए थ्रू NCF 2005। फॉर्मेटिव जो साल के दौरान लर्निंग में मदद करता, समेटिव जो हमें साल के एंड में एक रिजल्ट प्रोवाइड करता।
क्लियर। तो ये था एनसीएफ जिसने क्या किया, मतलब नॉलेज को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर कर बच्चों के स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर कर एक अच्छे क्वालिटी का लर्नर निकाला, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीएफ कितना बेहतर चेंज था एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो अब इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस बुक के, इस यूनिट के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।